जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सफ़र इंग्लिश का में। मेरा नाम राज सर है। आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर आया हूं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। देखिए पॉइंट्स क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी भी वाक्य का अनुवाद करने के लिए मुख्य 3 बिंदु। कहने का मतलब कि अगर आप किसी भी वाक्य का अनुवाद करना चाहते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर 3 मुख्य पॉइंट होते हैं, 3 मुख्य बिंदु होते हैं। उन्हीं 3 मुख्य बिंदु पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वो 3 मुख्य बिंदु है क्या, जरा देखिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है आपके लिए, यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट कर्ता, वर्ब क्रिया, ऑब्जेक्ट कर्म। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 मुख्य बिंदु हमारे यही हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मेरा विश्वास है कि ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद जब कभी भी आप कोई भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने जाएंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी तरीके से सीख लिए रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छी तरीके से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझाएंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक चीज सिखाते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है किसी भी वाक्य का अनुवाद करने के लिए मुख्य 3 बिंदु। मुख्य 3 बिंदु में पहला बिंदु आपका सब्जेक्ट है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी वाक्य का अनुवाद करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाता है आपका सब्जेक्ट। अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में नहीं मालूम है तो आप किसी भी प्रकार का वाक्य को उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको पहले सब्जेक्ट से परिचय करा देते हैं, सब्जेक्ट के बारे में आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है किसी भी काम करने वाले व्यक्ति को, किसी भी काम करने वाले व्यक्ति को हम कर्ता कहते हैं। कहने का मतलब कि कोई भी काम हो रहा है, उस काम को कर कौन रहा है, अगर जो व्यक्ति काम कर रहा है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दे के समझाएं, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ पिताजी खेत में काम कर रहे हैं। पिताजी खेत में काम कर रहे हैं, तो ये काम करने का काम कर कौन रहा है, पिताजी। तो आपके सब्जेक्ट हो गए पिताजी। मम्मी रसोई घर में खाना बना रही हैं। मम्मी रसोई घर में खाना बना रही हैं। इस सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट कौन है, तो आप खुद समझ जाएंगे कि जैसे आपको बताया गया कि मम्मी रसोई घर में खाना बना रही हैं, तो ये खाना बनाने का काम कर कौन रहा है, मम्मी कर रही हैं, तो आपके मम्मी सब्जेक्ट हो गए। इसीलिए तो यहाँ बताया गया किसी भी काम करने वाले व्यक्ति को, काम को जो व्यक्ति कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। अब आते हैं नंबर 2 पर, वर्ब क्रिया। क्रिया क्या होता है, यहाँ पर लिखा है जो हम या आप काम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। जो हम या आप, हम हो चाहे आप हो, वो काम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के लिए बताया गया कि जो हम आप काम करते हैं। तो आप सोचिए हम आप क्या काम करते हैं, कौन कौन सा जो काम है हम आप करते हैं। तो हम बहुत सा काम करते हैं, जैसे आने का काम, जाने का, खाने का, हंसने का, रोने का, लिखने का, याद करने का, यही सो तो हम आप काम करते हैं। तो ये जो हम आप काम करते हैं यही तो क्रिया होती है, उसी को तो वर्ब कहते हैं। तो हमने आपको एग्जाम्पल भी बताया, जैसे आना हो गया, जाना हो गया, खाना हो गया, याद करना, लिखना, भूलना, मारना, डांटना, सुनना, सुनना भी एक काम है। तो जो हम आप काम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं, उसे वर्ब कहते हैं। अब आते हैं जो तीसरा मुख्य पॉइंट है, उस मुख्य पॉइंट को देखते हैं कि वो क्या है। तीसरा मुख्य पॉइंट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। अब यहाँ पर देखिए, कर्म को समझने के लिए यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है, क्या है, दिए गए वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसको का प्रश्न करने पर। अब यहाँ पर जरा देखिएगा, लिखा गया है किसको, कोष्ठ में किसे लिख दिया गया है, तो चाहे किसो या किसको या किसे का प्रश्न करने पर उत्तर में जो कुछ भी आता है उसे हम कर्म कहते हैं। यहाँ पर बच्चों बहुत साफ साफ बताया जा रहा है और आप केवल पेशेंस के साथ एक एक चीज़ देखते जाइए, आपको याद हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि दिए गए वाक्य में, कोई वाक्य आपके सामने दिया जाए, उस वाक्य में क्रिया के साथ, जो भी क्रिया रहेगी उस क्रिया के साथ क्या या किसको का प्रश्न करने पर उत्तर में जो कुछ भी आता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं या उसे कर्म कहते
हैं। ये यहाँ पर इसी पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया है कि दिए गए वाक्य में क्रिया के साथ जो भी क्रिया रहेगी, क्योंकि क्रिया के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया कि जो हम आप काम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के साथ क्या या किसको का प्रश्न करने पर उत्तर में जो कुछ भी आता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हम एग्जाम्पल देकर आपको समझाएंगे कि कोई वाक्य रहे और उसमें क्रिया के साथ क्या या किसको का प्रश्न कैसे करते हैं, कैसे हम जानेंगे कि यही मेरा ऑब्जेक्ट है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर 4 सेंटेंस आपके सामने लिखा गया है ऑब्जेक्ट को समझने के लिए। चलिए एक एक चीज़ को समझते हैं कि इस दिए गए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है, और ऑब्जेक्ट पकड़ने का या सीखने का तरीका यही यहाँ दिया गया है। इसी माध्यम से हम सीख पाते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला सेंटेंस, राजेश इस समय अखबार पढ़ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजेश इस समय अखबार पढ़ रहा है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, तो कैसे बताएंगे। मुझे मालूम है कि कई बच्चे जानते भी होंगे, कई बच्चे नहीं भी जानते होंगे। अगर आपको नहीं मालूम है तो चलिए एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप कोई भी सेंटेंस हो उसमें बड़े आराम से ऑब्जेक्ट को आप ढूंढ पाएंगे। चलिए देखते हैं इस सेंटेंस में, राजेश इस समय अखबार पढ़ रहा है। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए नियम कह रहा है कि दिए गए वाक्य में क्रिया के साथ बच्चों क्रिया के साथ अभी आपको बताया गया, तो क्रिया के साथ क्या करना है, क्या या किसको का प्रश्न करने पर, क्या या किसको का प्रश्न करने पर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न कैसे किया जाता है, वो हम आपको बताते हैं। राजेश इस समय अखबार पढ़ रहा है, तो इस सेंटेंस में जो क्रिया है आपकी वो है पढ़ रहा है, ये आपकी क्रिया है। तो नियम क्या कह रहा है कि क्रिया के साथ क्या या किसको का प्रश्न करने पर, प्रश्न कैसे करते हैं उसको देखिए। यहाँ पर बच्चों लिखा है पढ़ रहा है, तो आप प्रश्न पूछिए, पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है। उत्तर में अगर कुछ मिला तो समझ जाना कि वही आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर लिखा था पढ़ रहा है, तो हमने पूछा क्या पढ़ रहा है, तो आंसर में मिला अखबार। क्या मिला, अखबार। और जैसे ही ये शब्द मिला, और नीचे इसलिए बताया गया है कि उत्तर में जो कुछ भी आता है उसे हम ऑब्जेक्ट या कर्म कहते हैं। तो देखो उत्तर में मुझे क्या मिला, पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है, उत्तर में मुझे अखबार। ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट। देखिए इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट को समझा जाता है या पकड़ा जाता है, बहुत आसान तरीका है। चलिए अगले सेंटेंस में आपको समझाते हैं। लिखा है वह पतंग उड़ा रहा था, वह पतंग उड़ा रहा था। अगर कोई पूछे वह पतंग उड़ा रहा था, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट ढूंढना बड़ा आसान है। नियम कह रहा है कि दिए गए वाक्य में क्रिया के साथ, पहले क्रिया को ही पकड़िए, क्रिया कहाँ है, क्रिया के साथ क्या का प्रश्न करिए या किसको का प्रश्न करिए। कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि क्या का प्रश्न करने पर उत्तर में कुछ नहीं मिलता है, तो हम क्या का प्रश्न न करके तब हम किसको का प्रश्न करेंगे। यहाँ जो लिखा है किसको, या कोष्ठ में किसे भी लिखा है, तो ऐसा इसलिए लिखा है कि कभी कभी किसको का प्रश्न करने पर भी उत्तर नहीं मिलता है, तो हम किसे का प्रश्न करेंगे तो हमारे उत्तर में कुछ न कुछ मिल जाता है। चलिए देखते हैं, वह पतंग उड़ा रहा था। तो पहली बात क्रिया के साथ प्रश्न करना, पहले क्रिया क्या है, उड़ा रहा था, ये आपकी क्रिया है, उड़ा रहा था। अब इसी में उड़ा रहा था, तो प्रश्न पूछिए क्या से, क्या उड़ा रहा था, तो उत्तर में क्या आएगा बच्चों। जैसे यहाँ पर सेंटेंस में था वह पतंग उड़ा रहा था, तो आप पूछेंगे वह उड़ा रहा था तो क्या उड़ा रहा था, तो उत्तर में आएगा पतंग। ये पॉइंट आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आपका बनेगा वो है आपका पतंग, जिसको हम काइट बोलते हैं। तो इस सेंटेंस में आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस में लेते हैं, सरिता उसे समझा रही थी। अब ये तीसरा सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करें, सरिता उसे समझा रही थी। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बताइए क्या है, तो वही सिंपल सा तरीका है कि कोई भी वाक्य हो क्रिया के साथ क्या या किसको का प्रश्न करिए। तो चलिए, सरिता उसे समझा रही थी, पहले क्रिया क्या है, समझा रही थी, यह आपकी क्रिया है। समझा रही थी तो प्रश्न पूछिए क्या समझा रही थी। सेंटेंस है सरिता उसे समझा रही थी, यह आपकी क्रिया है। क्रिया के साथ क्या का प्रश्न करिए, क्या समझा रही थी, उत्तर में कुछ मिला, बताइएगा बच्चों, उत्तर में कुछ मिला, समझा रही थी, क्या समझा रही थी, उत्तर में कुछ मिला नहीं। तो हमने आपको बताया कि क्या का प्रश्न करने पर अगर उत्तर में कुछ नहीं मिलता है तो आप किसको का प्रश्न करिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है सरिता उसे समझा रही थी, तो प्रश्न पूछिए किसको समझा रही थी। सरिता जो है
किसको समझा रही थी, तो उत्तर में आपको तुरंत मिलेगा उसे, उसे। और बच्चों देखिए इस सेंटेंस में उसे ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये अंतिम सेंटेंस लेते हैं। इस सेंटेंस में देखिए लिखा है बच्चे एक साथ हंस रहे हैं। बच्चे एक साथ हंस रहे हैं। अब इस सेंटेंस में अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, चलिए ढूंढने की कोशिश करते हैं इसमें ऑब्जेक्ट कौन है। बच्चे एक साथ हंस रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए वही नियम है कि क्रिया के साथ क्या या किसको का प्रश्न करिए। तो प्रश्न कैसे किया जाता है ये भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए हंस रहे हैं ये आपकी क्रिया है, हंस रहे हैं। अब प्रश्न पूछिए, हंस रहे हैं तो क्या हंस रहे हैं, क्या हंस रहे हैं। उत्तर में कुछ न कुछ मिलने की या आंसर ढूंढने की कोशिश करिए। हंस रहे हैं, क्या हंस रहे हैं, कुछ उत्तर मिला, नहीं मिला। तो हमने बता दिया है कि आपको पहले ही कभी कभी क्या का प्रश्न करने पर उत्तर में नहीं मिलता है, तो किसको का प्रश्न करिए। हंस रहे हैं, किसको हंस रहे हैं, किसको। यहाँ पर सेंटेंस बच्चे एक साथ हंस रहे हैं, हंस रहे हैं, किसको हंस रहे हैं। उत्तर में कुछ मिला बच्चों, नहीं मिला। अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट अब आपको और समझ में आएगा कि यहाँ पर हमने प्रश्न किया था क्या या किसको का, तो उत्तर में मिला, इसमें भी मिला, इसमें भी मिला, तो इसमें क्यों नहीं मिल रहा है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है तो क्या या किसको का प्रश्न करने पर उत्तर में हमें मिल जाता है। कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो आप चाहे क्या का प्रश्न करिए चाहे किसको का प्रश्न करिए, जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो आपके उत्तर में कुछ नहीं मिलता है। तो आपको साफ साफ बोल देना है कि इस दिए गए वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बच्चों आपको घबराना नहीं है। कभी कभी वाक्य में ऑब्जेक्ट होता है और कभी कभी ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो चाहे आप क्या का प्रश्न करिए चाहे किसको का प्रश्न करिए, आपको उत्तर में कुछ भी नहीं मिलता। तो देखिए कितने आसान तरीके से, कितने सिंपल तरीके से आपको ऑब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में हमने बता दिया। बच्चों अगर जिस स्टूडेंट को, जिस विद्यार्थी को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं मालूम होता है, ऐसे बच्चों को किसी भी वाक्य का अनुवाद करने के लिए बहुत समस्या झेलनी पड़ती है। इसीलिए हम आपका हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को बताने के लिए ही इस वीडियो लेक्चर को डेवलप किए हैं। बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। तो चलिए बच्चों, आपको एक नई जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ एक नई वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।